नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 में क्या कहा गया है, क्या उसकी जो सिफारिशें रही हैं इसके बारे में जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे, सारांश इसका जानेंगे, शॉर्टकट में समझेंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत क्या क्या बदलाव किए गए हैं भारत सरकार के जो मानव संसाधन विभाग है उसके द्वारा समझेंगे। जो कि बीएड के एजुकेशन जो है उसमें निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आ सकता है। बीएड के स्टूडेंट के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। इससे एक नंबरी यानी ऑब्जेक्टिव तौर पर भी क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसको जानना बीएड के स्टूडेंट जितने भी हैं या फिर बीएड के इंट्रांस वाले जितने भी हैं या फिर डीएलएड के इंट्रांस वाले जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होगा। निश्चित रूप से वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ। और साथ ही साथ इसी तरह के नई जानकारी, नई तरीके के एजुकेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप बीएड से संबंधित कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन इसलिए प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। शुरू करते हैं वीडियो, जानेंगे इसमें कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत क्या क्या बदलाव किए जा चुके हैं भारत सरकार द्वारा। निश्चित रूप से यहाँ पर देखेंगे कि जब नई शिक्षा नीति की बात हम करते हैं तो नई शिक्षा नीति में कुछ न कुछ ज़रूर बदलाव किए जाते हैं। इससे पहले भी 1986 में नई शिक्षा नीति लाया गया था, 2009 में लाया गया था, 2005 में लाया गया था और इस तरीके से कई बार शिक्षा की नीति में बदलाव किए जाते हैं। निश्चित रूप से यहाँ जानेंगे कि कहा क्या गया है, इसका जो ब्रीफ है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ देखेंगे कहा गया था कि नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है। निश्चित रूप से ये कहा गया है कि नई शिक्षा जो नीति है ये भारत की शिक्षा नीति है, ये कहा गया है। उसके बाद जानेंगे कि इसे भारत सरकार द्वारा कब लागू घोषित किया गया। तो ये है 29 जुलाई 2020 को। 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा इस शिक्षा नीति को घोषित किया गया। उसके बाद कहा गया यहाँ पे कि देख सकते हैं, उसके बाद कहा गया यहाँ पे कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद पहला बदलाव प्रदान करती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब 1986 में जब नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा प्रणाली लाई गई थी उसके बाद ये जो पहला बदलाव प्रदान किया जा रहा है कि किस तरीके की शिक्षा इंडिया में होनी चाहिए, ये एक बात निकल के आता है नई शिक्षा नीति के द्वारा। निश्चित रूप से इसका पृष्ठभूमि को हम जानेंगे तो पृष्ठभूमि से आप समझेंगे कि पृष्ठभूमि में क्या निकल के आया है। तो इस बात को समझते हैं, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। अब देखते हैं पृष्ठभूमि में क्या निकल के आया। तो पृष्ठभूमि में देखेंगे कि यानी कि आप इंट्रोडक्शन के तौर पे इसके बारे में जो आप लिखने को कहे बीएड में कि नई शिक्षा नीति 2020 की व्याख्या करें, इसके जो नई शिक्षा नीति का जो क्या सिफारिशें था इसके बारे में व्याख्या करें। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन में लिखना होगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपको ये बात लिखने होंगे, ऊपर में हमने जो 2 लाइन बताए ये बात लिखते हुए आपको इंट्रोडक्शन में ये सारे बात भी लिखने होंगे, जिससे कि आंसर आपका, उत्तर आपका जो है कि इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो और अच्छे मार्क आप गेन कर सकें। यहाँ पर देखते हैं आगे लिखा गया है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये बात जो है कि 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना भी शुरू हुआ था। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना कब से शुरू किया गया था? तो 1948 में जब डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय यानी कि यूजीसी की स्थापना हुई थी, तभी से ये नीति निर्धारित कर दिया गया था कि शिक्षा नीति का निर्माण, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना चाहिए। और ये बात भी आप जान लीजिए यहाँ पे कि जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं तो ये जो बात ऊपर वाला जो लाइन कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी चाहिए, तो ये बात राष्ट्रीय शिक्षा 2009 में लागू की गई, जो कि अनिवार्य रूप से बच्चे को जो है कि अनिवार्य रूप से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को कहा जाता था कि शिक्षा देना चाहिए। ये बात भी निकल के आता है राष्ट्रीय यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भी ये बात सिफारिशें की गई थी।
निश्चित रूप से आगे लाइन में कहा गया है कि कोठारी आयोग 1964 से 66, निश्चित रूप से कोठारी आयोग 1964 से 66, यानी ये भी एक नंबरी के तौर पे पूछा जा सकता है कि सिफारिशों पे आधारित 1968 में, यानी कि जो 1968 में इस सिफारिश के आधार पर पहली बार महत्वपूर्ण बदलाव वाला प्रस्ताव इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में पारित हुआ था। तो आप जानेंगे कि जब पहली बदलाव जो कोठारी आयोग के द्वारा किया गया था तो वो इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब का किया गया था, ये निश्चित रूप से बदलाव किया गया था, महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था। 1964 और 1968 में कोठारी आयोग और जो सिफारिशों पर आधारित जो वो सिफारिश दिए थे उस पर आधारित बदलाव किए गए थे, वो इंदिरा गांधी जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के काल में किया गया था। उसके बाद देखें तो अगस्त 1985 शिक्षा की चुनौती, यहाँ पर लिखा गया है डॉटेड करके कि अगस्त 1985 शिक्षा की चुनौती नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया था, जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक एवं जो है कि प्रशासकीय आदि इन सभी के लिए अपनी शिक्षा से संबंधित टिप्पणियाँ दी थी। ये जो इतने भी लोग हैं जो बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, प्रशासकीय आदि जितने भी सारे जो विभिन्न वर्गों से निकल के आ रहे थे लोगों, बुद्धिजीवियों, वो उन्होंने शिक्षा से संबंधित टिप्पणियाँ दी। और 1986 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 1986 का प्रारूप तैयार किया। जब नई शिक्षा नीति 1986 में फिर दोबारा से लाया गया, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेंगे 1986 में दोबारा से प्रारूप तैयार किया गया नई शिक्षा नीति को लेकर के। कब? जब इन्होंने विभिन्न वर्गों ने बौद्धिक एवं सामाजिक, राजनीतिक तौर पे जितने भी सारे लोग थे, उन्होंने जब टिप्पणी की शिक्षा के संबंधित, तो उन्होंने भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 1986 का प्रारूप तैयार किया। और इस नीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी, जो 1986 में नई शिक्षा नीति लाई गई थी, इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इससे सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे को स्वीकार किया। और अधिकांश राज्यों ने क्या किया, तो अधिकांश राज्यों ने 10+2+3 की संरचना को अपनाया, इसे राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में अपनाया गया। यानी अब कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 1986 किसके शासनकाल में, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में किया गया था, तो ये राजीव गांधी प्रधानमंत्रित्व में जारी किया गया था, यानी राजीव गांधी के शासनकाल में किया गया था। 10+2+3 की संरचना अपनाई गई थी 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। निश्चित रूप से आगे चलते हैं, आगे निकल के आता है कि इस नीति में 1992 में संशोधन किया गया। इस नीति में जो है कि 1992 में फिर से संशोधन किया गया। 1986 का जो शिक्षा नीति था उसमें जो है निश्चित रूप से 1992 में फिर से संशोधन किया गया और कहा गया कि 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में एक नवीन शिक्षा नीति बनाने का विषय शामिल किया गया था। निश्चित रूप से 1992 में भी एक जो 1986 का जो शिक्षा नीति था, नई शिक्षा नीति, उसमें कुछ सुधार किया गया था। उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उसके आम चुनाव में भी जो जनता पार्टी की घोषणा थी कि एक नई शिक्षा नीति बनाने के बाद कहा गया था। उसी के आलोक में देखें तो 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के लिए जनता से सलाह मांगना शुरू किया था। जनता से सलाह मांगा जा गया था, लेकिन क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। जनता का सलाह थोड़ी ना मंजूर किया जाता है, उसका जो मंशा रहता है सरकार की वही करते हैं। निश्चित रूप से आगे जो प्रमुख परिवर्तन है, यानी कि जब आपको पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत क्या क्या सिफारिशें की गई, क्या क्या बदलाव लाया गया, तो आप निश्चित रूप से इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, जिसे हम पैराग्राफ के रूप में आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे। अब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल, इसी तरीके के वीडियो देखने और समझने के लिए, पढ़ने के लिए। चलते हैं आगे प्रमुख परिवर्तन की तरफ। तो यहाँ देखेंगे प्रमुख परिवर्तन में कहा गया है कि देख सकते हैं प्रमुख परिवर्तन के द्वारा जो कहा गया इस शिक्षा नीति में क्या कहा गया, तो यहाँ देखेंगे कि नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला लिया गया है। ये बात भी एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे निकल के आ सकता है यहाँ पे कि नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो किस नाम से परिवर्तित कर दिया गया है, तो वो है शिक्षा मंत्रालय के नाम से। निश्चित रूप से
इससे समस्त उच्च शिक्षा कानूनी यानी कि यहाँ पर कहा गया है इसमें जो समस्त उच्च शिक्षा का कहने का मतलब कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर, कानूनी यानी कि लॉ वाले जो स्टूडेंट है या फिर जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं उनको छोड़कर सारे के सारे जो उच्च शिक्षा के अंतर्गत के लिए एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से यहाँ पर एक नंबरी तौर पे यानी कि ऑब्जेक्टिव के तौर पे निकल के आता है कि भारत ने उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने के लिए कहा गया है, जो कि उच्च शिक्षा से संबंधित होगा, जो शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन से संबंधित होता है। तो ये शिक्षा मंत्रालय जो है मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और उच्च शिक्षा जो है उनके अंतर्गत जो है कि एक आयोग का गठन करने की बात कही गई, प्रावधान किया गया है। और कहा गया इसी की शिक्षा नीति के अंतर्गत कि संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या आधारित पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा। ये बात भी निकल के आया एक तरीके से कि संगीत, खेल, योग जो किस पाठ्यक्रम के इसे जो अतिरिक्त पाठ्यक्रम के बजाय जो मुख्य पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात कही गई, ये किस शिक्षा नीति के अंतर्गत आता है, तो ये नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आता है। निश्चित रूप से आगे चलते हैं कि शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कुल 6% खर्च करने का लक्ष्य है। यहाँ पर कहा गया कि शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कुल 6% खर्च करने की बात कही गई, जो कि है नई शिक्षा नीति 2020 पर जो इस सिफारिश को लाया गया है, जो इस समय 4.43% है। जो इस समय जो पिछले शिक्षा नीति है उस पर जो खर्च किए जाने वाले सकल घरेलू उत्पाद के जो परसेंट है यानी जीडीपी का परसेंट है वो 4.43% है। यहाँ पर कहा गया एमफिल को समाप्त किया जाएगा। एमफिल जो कोर्स था यानी कि मास्टर ऑफ फिलॉसफी, ये कोर्स था, उसको समाप्त किया जाएगा। अब जो कोर्स है उसका नाम होगा, देखते हैं कि अब अनुसंधान में जाने के लिए 3 साल के स्नातक डिग्री के बाद 1 साल स्नातकोत्तर को करके जो है पीएचडी में प्रवेश लिया जा सकता है। यानी कि जब आपके पास स्नातक की डिग्री हो और उसके बाद जो आप 1 साल का यानी आप स्नातक की डिग्री 3 साल का स्नातक का डिग्री हो आपके पास, उसके बाद जो है कि आप 1 साल का मास्टर डिग्री लेते हो या फिर कोई स्नातकोत्तर कोर्स करते हो, उसके बाद जो है आप पीएचडी में प्रवेश लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये बात कही गई इस नीति के अनुसार। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में और नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ ही निकल के आता है दूसरा पॉइंट यानी दूसरा परिवर्तन क्या निकल के आता है, तो निकल के आता है कि नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। यानी कि इस नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है, ज़्यादातर ट्रेनिंग पे बल दिया गया है और व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। निश्चित रूप से इसमें जो शिक्षकों की जो प्रशिक्षण है उस पर विशेष तौर पे ध्यान दिया गया है और इसकी जो सिफारिश की गई है कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर पर। और आगे बात इसी में कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस रखने और बढ़ाने को भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। ये भी बात कही गई कि प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट विद्यालयों में किस तरीके से मनमाने ढंग से फीस वसूल किए जाते हैं, तो इसको रोकने का भी प्रयास किया जाएगा इस शिक्षा नीति के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत कहा गया कि पहले समूह के अनुसार विषय चुने जाते थे, किंतु अब उनमें भी बदलाव किया गया है। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वह संगीत को भी अपने विषय के साथ पढ़ सकते हैं। यानी कि लचीलापूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित किया गया है इस शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी, जिससे पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। अब विज्ञान के जितने भी स्टूडेंट हैं उसको सामाजिक विज्ञान एक साथ पढ़ने का भी मौका मिलेगा और एक साथ वो सारे विषय पढ़ सकते हैं। आपको जो भी विषय अच्छा लगे, जो भी आपके विषय में रुचि हो, जिस विषय में रुचि हो उस विषय को आप निश्चित तौर पे एक ही पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। आगे बात इसी में कहा गया है कि नीति में पहले और दूसरे कक्षा में गणित और भाषा एवं चौथे और 5वें कक्षा के बालक के खेलने पर जोर देने की बात कही गई है। यहाँ पर कहा गया है
कि पहले और दूसरे कक्षा में गणित और भाषा एवं चौथे एवं पाँचवें कक्षा में बालकों को खेलने पर जोर दिया गया है। पहले और दूसरे में गणित और भाषा पर जोर दिया गया और चौथे और पाँचवें कक्षा के यानी प्राइमरी लेवल के बच्चों पर किस तरीके के पाठ्यक्रम लागू होंगे, ये बात में भी बदलाव किए गए हैं। निश्चित रूप से नेक्स्ट पैराग्राफ में यानी नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं कि स्कूलों में 10+2 यानी कि 10+2 पर फॉर्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 यानी कि 5+3+3+4 फॉर्मेट को भी शामिल किया जाएगा। अब निश्चित रूप से इस फॉर्मेट को 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर इस फॉर्मेट का स्थान दिया जाएगा। तो आप निश्चित तौर पे ये आप ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि ये फॉर्मेट किस शिक्षा नीति के अंतर्गत लाया गया था। तो आप निश्चित रूप से टिक कर सकते हैं नई शिक्षा नीति 2020। उसके बाद इसके तहत पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। और कहा गया इस जहां पहले सरकारी स्कूल कक्षा 1 से शुरू होती थी, वहीं अब 3 साल की प्री प्राइमरी के बाद जो है कि कक्षा 1 शुरू होगी। यानी कि जब आप पहले देखते थे कि पहला जो शुरू से ही शुरू हो जाते थे, यानी कि 6 साल का जब बच्चा होता था आंगनवाड़ी से निकलने के बाद, तो उसे पहले क्लास में दाखिला ले लिया जाता था। अब जो है कि 3 साल का प्री प्राइमरी कक्षा शुरू होगी। ये बदलाव किया गया है सरकारी स्कूलों के द्वारा। सरकारी स्कूलों में इस तरीके की बात रखी जाएगी। पहले जो 3 साल उसे प्री प्राइमरी में रखा जाएगा, उसके बाद जो है कि कक्षा 1 से शुरू होगी, उसके बाद उसे आंगनवाड़ी से निकलने के बाद उसे प्री प्राइमरी 3 साल रहना पड़ेगा। उसके बाद यानी कि 9 साल के एज में उन्हें पहली कक्षा में दाखिला लिया जाएगा। इसके बाद कक्षा 3 से 5 के 3 साल शामिल होंगे। निश्चित रूप से इसके बाद कहा गया कि इसके बाद कक्षा 3 से 5 के 3 साल शामिल होंगे। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा, जो निश्चित रूप से यहाँ पर कहा गया कि 6 से 8 तक की कक्षा मिडिल स्टेज के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर चौथा स्टेज निर्धारित किया गया है कि कक्षा 9 से 12 तक का। अब चौथा स्टेज क्या है? चौथा स्टेज में कहा गया कि 4 साल का होगा। ये चौथा स्टेज 4 साल का होगा। पहले जहां 11वीं कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी थी, वहीं अब 9वीं कक्षा से रहेगी। अब जो है कि 9वीं कक्षा से ही आप अपनी विषय को चुन सकते हैं। ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लाया गया है महत्वपूर्ण बदलाव। उसके बाद देख सकते हैं आगे चल के निकल के आता है नेक्स्ट प्रावधान में क्या था। तो ये था शिक्षा के माध्यम के रूप में पहली से 5वीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें रट्टा विद्या को ख़त्म करने की बात कही गई है। निश्चित तौर पे ये तो सभी आयोग में कही गई थी। रट्टा मारने की पद्धति को समाप्त किया जाएगा, मातृभाषा का उपयोग किया जाएगा। ये सारे के सारे शिक्षा नीति में कही गई है। जिसको मौजूदा व्यवस्था में बड़ी खामी माना जाता था, उसे दूर किया जाएगा। निश्चित रूप से ये सभी शिक्षा पद्धति जितने भी आए हैं शिक्षा नीति, उन सभी में ये बात कही गई है कि मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा और जो रटने की जो पद्धति है उसको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन कौन सुनता है, किसका सुनता है? आगे देखें तो किसी कारणवश विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बीच में ही कोर्स छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा करने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता, उन्हें डिग्री के लिए दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ती है। नई शिक्षा नीति में पहले वर्ष में कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष पे छोड़ने पर डिप्लोमा एवं अंतिम वर्ष छोड़ने पर डिग्री देने का प्रावधान किया गया है। यानी कि इस तरीके का जो मेथड ला गया है, जिसमें कि छात्रों को निश्चित रूप से तो फ़ायदा मिलेगा ही। और यहाँ पर बात जो कही गई है कि जब आप पहले वर्ष में अगर छोड़ देते हो पढ़ाई, तो आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा निश्चित रूप से, नॉर्मल रूप से। उसके बाद दूसरे वर्ष में छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा दिए जाएंगे, और तीसरे वर्ष में छोड़ते हो तो निश्चित रूप से आपको डिग्री दिए जाएंगे। उसके बाद जब आप देखते हैं कि कई सारे बुद्धिजीवियों के द्वारा जो प्रतिक्रिया अपनाई गई, प्रतिक्रिया दिया गया इस शिक्षा नीति को लेकर के, तो क्या क्या प्रतिक्रिया क्रिटिसिज्म के रूप में हम जानेंगे, क्रिटिसिज्म क्या क्या किया गया इस शिक्षा नीति का, तो इसके बारे में भी हम इसी वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। निश्चित रूप से आप लास्ट तक बने रहिए। निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आप इसके जो
विशेष तौर पे इसकी शिक्षा का जो क्रिटिसिज्म है उस तौर पे आप इसका अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए उसके प्रावधान के साथ। तो आप निश्चित तौर पे इस तरीके से क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं पॉइंट वाइज बना करके अपने से। अगर आपसे नहीं होता है तो निश्चित रूप से आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं इसका पॉइंट बना करके भी एक वीडियो और निश्चित रूप से बना दूंगा। और देखें तो आगे निकल के आता है कि नई शिक्षा नीति की घोषणा के उपरांत बुद्धिजीवियों, आम जनता एवं शिक्षा जगत में मिली जुली प्रतिक्रिया रही है। वही मुख्यतया इसमें घोषित बदलाव का स्वागत किया है। बहुत ही बुद्धिजीवियों और आम जनता ने इसको जो मिली जुली जो है घोषित को मुख्य रूप से जो स्वागत किया गया है। उसके बाद कहा गया कि लेकिन इसके कई लक्ष्य को पूरा होने पर संदेह व्यक्त किया गया है। शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य बहुत ही पुराना है, जिसे फिर से दोहराया गया है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति एम जगदीश कुमार ने इस शिक्षा नीति को समावेशी कहा है। निश्चित रूप से जो जेएनयू के जो कुलपति हैं तो उन्होंने कहा कि एम जगदीश कुमार उनका नाम है, तो ये उन्होंने कहा कि ये जो शिक्षा नीति है ये समावेशी शिक्षा है। निश्चित रूप से आप समावेशी के बारे में समझना चाहते हैं तो मेरे वीडियो देखते रहिए, आपको निश्चित रूप से समावेशी के बारे में भी जानकारी मिल जाएंगे। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि समावेशी शिक्षा किसे कहा जाता है, समावेशी शब्द किसे कहा जाता है। आगे सुनेंगे, आगे जब समझेंगे कि कांग्रेस नेता का एवं सांसद शशि थरूर का कहना है कि इसी नीति में रखे गए लक्ष्य ऐसे हैं जिनकी पूर्ण होने की संभावना कम है, और बीबीसी के अनुसार नीति में आरएसएस की पद्धति और योजना को शामिल किया गया है। बीबीसी जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कमीशन है, तो ये जो है बीबीसी आप जानते होंगे एक न्यूज़ चैनल है, तो उसके द्वारा भी कहा गया है कि आरएसएस की पद्धति को इस शिक्षा नीति में अपनाया गया है। और शशि थरूर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ शशि थरूर लिखा गया है, तो यहाँ पर आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। इसका पॉइंट बना करके आप अपने अनुसार निश्चित रूप से लिख सकते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के संगठन टूटा यानी कि डोटा के द्वारा इनकी जो करी है, इनको कहा गया है कि इसकी कड़ी आलोचना करते हुए इसे आपत्तिजनक माना गया है, और जिसका कहना है कि इसके द्वारा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को बोर्ड ऑफ गवर्नर के जिम्मे झोंक देना अनुचित है। यहाँ निश्चित रूप से कहा गया है कि जो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता है, उस विश्वविद्यालय में जिस तरीके का स्वायत्तता है उसको जो है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर के जिम्मे दे देना, इसकी बात कही गई है दिल्ली विश्वविद्यालय संगठन यानी डोटा के माध्यम से। डोटा की जो आलोचना है इस तरीके से निकल के आया है। निश्चित रूप से ये वीडियो था आपके बीएड के एजुकेशन के लिए, बीएड के कोर्स के लिए, जिसमें पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 क्या था, इसके बारे में डिस्क्राइब करिए। इसकी जो प्रमुख सिफारिशें क्या था इसके बारे में डिफाइन करिए, और क्रिटिसिज्म के तौर पे अपने क्वेश्चन को डिफाइन कीजिए। तो आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज बना करके। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस इसलिए कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।